हर हर महादेव दोस्तों। हाय, मेरा नाम है अंशु और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 86 एंड 87। हो गई सारी रस्में छोटी माँ? नीरज अपने कंधे पर से धोती उतारते हुए बोलता है। हाँ, आज की रस्में तो हो गई है। गठबंधन खोलने की रस्में कल होगी। ठीक है, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। नीरज तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। आइए भाभी, आप चलिए, इधर चलिए। आप थोड़ी देर बैठकर आराम कर लीजिए। शरद धानी को खड़े देखकर कहता है। नहीं नहीं, हम ठीक है। अरे भाभी, आप चलिए। शरद धानी का हाथ पकड़ते हुए नीरज के कमरे की तरफ ले जाने लग जाता है। हम चलते हैं ना। शरद का ऐसे हाथ पकड़ना धानी को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए मेरे साथ। आपके पतिदेव को तो कमरे में ले जाने से रहे, मैं ही आपको लेकर छोड़ आता हूँ। रिया, ईशानी को भी कमरे में आराम करने के लिए दे आओ। जी भैया। ईशानी चुपचाप खड़ी शरद को देख रही थी, जिसके लिए वो कोई मायने ही नहीं रख रही थी। वो तो बस तब से नीरज और धानी उसके ही आगे पीछे डोल रहा था। उसके मन में गुस्से की लहर भरती जा रही थी। चलिए भाभी। और हाँ, अब इस तमाशे की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आपके पतिदेव हद से ज्यादा गुस्सा आता है। शरद इस धानी का हाथ फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन धानी अपने हाथ पीछे खींच लेती है। लेकिन उनको गुस्सा क्यों आता है? ये तो भाभी आज तक किसी को पता नहीं चला है। आप ही पूछिएगा, शायद आपको बता दें। शायद आपको देखकर उनके अंदर का गुस्सा का ज्वालामुखी खत्म हो जाए। धानी कुछ नहीं बोलती है। ये लीजिए, आ गया आपका कमरा। और वो है मेरा कमरा, यानी कि ईशानी का कमरा। आपको कुछ भी जरूरत हो तो बेझिझक आ जाइएगा। और ये जो लाइन बना है ना, बस इस पे मत ध्यान दीजिए। ये ऐसे ही बना हुआ है। धानी हाँ में सर हिला देती है। ये रहा आपका आशियाना। शरद दरवाजा खोलते हुए कमरे के अंदर आते हुए बोलता है। नीरज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था, शायद नहाने के लिए चला गया था। आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो ये फ़ोन मिला देना, और नहीं तो बिंदिया दीदी को आवाज़ लगा देना। जी। अब चलिए, आप आराम कीजिए, मैं भी जाता हूँ। सबको भूख लगी है। आपको भूख लगी है? नहीं। धानी नाम में सर हिला देती है। अरे, आप खाती पीती नहीं है क्या, जो आपको भूख ही नहीं लगती है कभी? देखिए, ये आपका अपना ही घर है। आपको जो मन है बेझिझक ऑर्डर कीजिए। जी। शरद जितना हो सके उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो अपने बातें खुलकर बोल सके। लेकिन धानी की झिझक कहाँ हटने वाली थी। शरद ने शरद उसे समझा बुझाकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। धानी उस पूरे घर जितने बड़े कमरे को देख रही थी। पांडे निवास का पूरा घर उस कमरे के बराबर था। ये इतना बड़ा कमरा क्यों बनवाए हुए हैं? पूरा परिवार इसी में रहते हैं क्या? और इतना पर्दा क्यों लगा हुआ है? लगता है बहुत धूप आता होगा कमरे में। धानी नजर घुमाते हुए कमरे का जायजा ले रही थी और मन ही मन सोचे जा रही थी। जिंदगी में पहली बार वो इतना बड़ा घर और इतना बड़ा कमरा देख रही थी। उसके मामा मम्मी बीपीएल दर्जे में आते थे। 2 कमरे का छोटा सा गांव में मकान था और उसकी जिंदगी बरामदे पर सोती हुई कटी थी। वहां से थोड़ा अच्छे और मध्यम दर्जे का परिवार सागर का था, जो उसके लिए बहुत अच्छा था। 3 कमरों का बना हुआ पांडे निवास उसे बहुत अच्छा लगता था। गांव से कहीं ज्यादा अच्छा वो घर था। बस खाने के साथ ताने फ्री में मिलते थे। लेकिन ये घर किसी महल से कम नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या है। कमरे के अंदर 3 दरवाजे बने हुए थे, जो शायद स्टडी बाथरूम और कवर्ड रूम का दरवाजा था। धानी उठकर एक दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। उससे पहले ही दरवाजा अंदर की तरफ खुल जाता है। नीरज
सफेद तौलिया लपेटे हुए बालों को झाड़ते हुए बाहर निकलता है। धानी घबराकर पीछे हट जाती है। वो भी सामने धानी को देखकर ठिठक जाता है। तुम तुम यहाँ कुछ काम था तुम्हें? वो 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 टाइम नहीं है मेरे पास वो सुनने के लिए। जो भी कहना है जल्दी कहो। धानी नाम में सर हिला देती है। नीरज बेड पर से कपड़े उठाकर पहनने लग जाता है। उसे इस तरह तौलिया खोलते हुए देखकर धानी की आंखें बड़ी हो जाती है। जल्दी से पलट जाती है। राम राम राम, ये तो बहुत बेशरम है। इनको तो थोड़ा भी शर्म नहीं आता है। नीरज एक नज़र पलटते हुए देखता है और वापस अपने कपड़े पहनने लग जाता है। कुछ कहना है तुम्हें? धानी घूमे हुए ही नहीं में सर हिला देती है। ओके, मैं 2 महीने के लंदन जा रहा हूँ। कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी काम हो, शरत को बता देना। और हाँ, वो औरत और उस आदमी से तुम्हें कोई मतलब नहीं रखना है। इसलिए जो लाइन जो खींची हुई है घर में, इस लाइन के उस पार मत जाना। उन दोनों हस्बैंड वाइफ से मेल जोल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटी माँ का है वही करना। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कॉल मत करना, क्योंकि मैं रिसीव नहीं करता हूँ। शरद शरद बता देता है। शरद को बता देना। जी। धानी हाँ में सर हिला देती है। मुंह में जुबान नहीं है? धानी फिर से हाँ में सर हिला देती है। तो बोलते क्यों नहीं हो? नीरज की करक आवाज सुनकर उसकी बोलती बंद हो रखी थी। वो ये वो के अलावा तुम्हें कुछ बोलना आता है? धानी उसके तेज आवाज के सामने खामोश रह जाती है। नीरज कुछ पल उसके बोलने का इंतजार करता है। बस एक यही पागल की कमी थी मेरे लाइफ में जो आ गई। नीरज अपना पर्स जेब में रखते हुए फोन उठाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। धानी उसे जाते हुए देखती रह जाती है। दरवाजे पर पहुंचकर उसके कदम रुक जाते हैं। आई हेट वाइट कलर, इसलिए मुझे दोबारा सफ़ेद कपड़ों में दिख मत जाना। बोलते हुए नीरज तेजी से निकल जाता है। धानी अपनी साड़ी को देखती रह जाती है। वक्त भी कितनी जल्दी करवट लेता है ना। कल तक उसके शरीर पर कोई दूसरा रंग चढ़ने नहीं देता था, और आज सामने वाले को सफ़ेद रंग पसंद ही नहीं है। लेकिन धानी तो थी धानी बेचारी, इनकार करना सीखा ही नहीं था। जो जैसा कहता था वो चुपचाप मान लेती थी। लेकिन दूसरे रंग के उसके पास कपड़े कहाँ थे, और मुंह मांगे कुछ से कुछ समझ नहीं आता था। आराधना जी अपने कमरे में बैठी हुई थी। धानी से मिलने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन अपने पति की कसम से बंधी हुई थी। अलमारी खोलते हुए मेहरून रंग की साड़ी निकाल लेती है, जिस पर गोल्डन कट वर्क का काम किया हुआ था। ये रंग उस पर बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन हम कैसे दे आए? ये ठाकुर जी क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हैं? एक खुशी देते हैं तो गम साथ में भेज देते हैं। तभी बुआ जी उनके कमरे में आती है। कैसी हो आराधना? मैं ठीक हूँ दीदी। तुम समझदार हो। नीरज की बातों को बुरा मत माना करो। नहीं दीदी, मैं उसकी बातों को बुरा कहाँ मानती हूँ। और अपने बच्चों बच्चों के बातों का बुरा कोई मानता है भला? पता नहीं क्यों तुमसे इतनी नफरत करता है। ये बात तो मुझे भी नहीं पता है दीदी। शायद वो वसुंधरा दीदी का जगह मुझे दे नहीं पाया है। छोड़िए ना, आप भी किन बातों को लेकर बैठी गई है। आपने खाना खाया? नहीं नहीं, उसी के लिए तो तुम्हें बुलाने आई हूँ। चलो बाहर, सब खाने पे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ दीदी, बस मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। दीदी आपसे कुछ काम था, आप कर देंगी? आराधना जी बहुत प्यार से बोलती हैं। हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, बताओ ना। आप ये सारी धानी को दे आएंगी? हाँ आराधना, मुझे भी जानना था उसने सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी हुई है, और ऐसे अचानक शादी। तुम लोग को कुछ पता था? नहीं दीदी, और आपका भतीजा ने बहुत बड़ा नेक काम करके आया है।
धानी का पहला पति शहीद हो चुका है। क्या? मतलब वो विधवा है? नीजू ने विधवा से शादी कर लिया है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो कैसे एक विधवा को अपनी इस घर की बहू बड़ी बड़ी बहू बना सकता है? बुआ जी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। क्या हुआ दीदी? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अभी उस बच्चे की उम्र ही क्या है? 2 महीने ही हुए थे उसकी शादी को, तभी उसका पति शहीद हो गया था। आराधना, बात उम्र की नहीं है। वो विधवा है ना? कहीं हमारे भतीजे के साथ कुछ गलत हो जाए तो? दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भी अरविंद जी की दूसरी पत्नी हूँ। मिस्टर शर्मा ने भी अपने बेटे की दूसरी शादी की। पिछले साल ही तो उनकी बहू मरी थी। बरसी होते ही बेटे का दूसरा ब्याह कर दिया। तो फिर धानी की शादी हुई तो कौन सी बड़ी बात हो गई? आराधना, तुम समझ नहीं रही हो। दीदी हम सब समझ रहे हैं। हम बदलाव खुद से करेंगे तभी समाज में बदलाव आएगा। भगवान न करे कल को होकर हमारे बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो क्या हम जिंदगी भर उसे अकेला छोड़ देंगे? दीदी, किसी के जीने हर किसी को जीने का अधिकार होता है। उस बच्ची का भी है। मुझे नीरज से ने कितनी भी बातें कही है, किसी बात का दुख नहीं लगा कि उसने मेरी क्योंकि उसने मेरी मन की मुराद पूरी कर दी है। अनजाने में ही सही, मेरी मन की इच्छा पूरी कर दी है। आप ये साड़ी लीजिए, उसे दे आइएगा। मैं देने जाऊंगी तो आपका भतीजा को बुरा लगेगा। और उसे कहिएगा साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो जाए, ताकि वो नई नवेली दुल्हन लगे। आराधना, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। पता नहीं नीरज तुम्हें क्यों गलत समझता है। लेकिन देखना, एक दिन तुम्हारे प्यार का वो कदर करेगा और उसे अपने किए हुए हर सुलूक पर पछतावा होगा। हाँ दीदी, अब तो बस उम्मीद ही कर सकती हूँ। ठीक है, तुम बाहर चलो, मैं उसे ये देकर आती हूँ। बुआ जी सारा सामान लेकर चली जाती है। तभी कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। मम्मा, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जा। तू इजाजत क्यों ले रहा है? बस ऐसे ही। आ जा, इस बार रुकेगा कि बिना रुके ही चला जाएगा? नहीं मम्मा, मैं कल चला जाऊंगा। अतुल आराधना जी के पास खड़ा होते हुए बोलता है। लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था। अतुल गहरी सांस लेते हुए अपने हिम अंदर हिम्मत भरते हुए बोलता है। हाँ बोलना, क्या जानना है तुझे? अब आप आराम कीजिए। कुछ भी जरूरत है तो मुझे कल कर लीजिएगा। मैं बड़ी वाली भाभी को देख कर आती हूँ। रिया ईशानी को कमरे में बिठाते हुए बाहर निकल जाती है। ईशानी बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। बहू। बुआ जी की आवाज़ सुनकर धानी झट से खड़ी हो जाती है। जल्दी से अपने माथे पर साड़ी रख लेती है। अरे बहू, ऐसे घबरा क्यों रही हो? हम तुम्हें खा थोड़ी ना जाएंगे। नहीं नहीं। अच्छा ये लो, तुम्हारी सास ने तुम्हारे लिए साड़ी भिजवाया है। और ये चूड़ी है, सब कुछ पहनकर जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाओ। जी। धानी उनके हाथों से साड़ी ले लेती है। एक बात कहे तुमसे? जी। आज जो तुम देखी हो ना, अपने पति का रूप वो असली नहीं है। उसका दिल बहुत अच्छा है। तभी तुम आज यहाँ पर खड़ी हो। पता नहीं तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस घर की खरी नफरत को दीवार को गिरा सकती हो। तुम्हारी सास सोना है सोना, अभी तुमसे मिलने के लिए छटपटा रही है। तुम्हारे लिए मुझे जवाब दिया, जो कभी मेरे बातों का जवाब नहीं देती है। ऐसी माँ को तुम ही उनका बेटा लौटाओगी ना? यहाँ पर क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, धानी को कुछ पता नहीं था। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। इस घर का हर इंसान उसके लिए एक पहेली के समान था। और वैसे भी उसे दुनियादारी की समझ कहाँ थी, जो लोगों की बातों का मतलब निकाल कर समझ सके। करोगी ना सबके बीच की दुनिया कम? बुआ जी उम्मीद से बोलती है। जी हम कोशिश करेंगे।
हाँ, हमें पूरा उम्मीद है कि तुम इस कोशिश में कामयाब ज़रूर होगी। और हाँ, अरविंद ने आराधना को कसम दिया है, तुम्हें नहीं, तुम अपनी कोशिशों से इस घर में खिंची हुई लाइन को मिटा सकती है। जी बुआ जी। चलो, अब जाओ अच्छे से तैयार हो जाओ, ताकि तुम हमारी नीजू की दुल्हन लग सको। अरे बुआ जी, इन्हें मैं तैयार करूँगी। भाभी आप जाइए, नहा कर आइए और ये साड़ी पहन कर आइए। रिया कमरे में आते हुए बोलती है। जी। धानी हाँ में सर हिलाते हुए कमरे से बाहर जाने लग जाती है। अरे आप बाहर कहाँ जा रही है? वो नहाने वाला कमरा बाहर होगा ना? अरे नहीं भाभी, इस कमरे में सब कुछ है। ये वाला बाथरूम है। धानी को भी ध्यान आता है कि नीरज भी तो इसी कमरे से बाहर निकला था। धानी उस कमरे जैसे बाथरूम में जाकर फिर से आश्चर्य हो जाते हैं। ये स्नान घर है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना ही बाल्टी है, ना मग है और ना ही साबुन है। हम नहाए कैसे? और वो कैसे नहा कर निकले थे? इतना बड़ा स्नान घर में कुछ भी नहीं है। धानी अपने हिसाब से सब कुछ खोजने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। धानी सब कुछ चाहते हुए बाहर आ जाती है। क्या हुआ भाभी, कुछ चाहिए आपको? हाँ, इस बाथरूम में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ, बाथरूम में तो कोई लेडी प्रोडक्ट होगा ही नहीं, मैं फेस वॉश वगैरह लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आप वो यहाँ बाल्टी और साबुन नहीं है, हम नहाए कैसे? भाभी सब कुछ है बाथरूम में, वो हमें नहीं मिला। ठीक है चलिए, मैं निकाल कर देती हूँ। रिया उसे लेकर बाथरूम के अंदर जाती है। बाथरूम के अंदर एक बड़ा सा अलमारी था, जिसके अंदर तौलिया, बाल्टी, मग सब रखे हुए थे। ज़रूरत का सामान सब वहाँ पर मौजूद था। नीरज रहता नहीं था तो इन चीज़ों को यूज़ नहीं करता था, तो सब अंदर ही रखा हुआ था। ये लीजिए, इस वाले टैप में ठंडा पानी आता है और इसमें गर्म पानी, और इसमें बॉडी फेस वॉश सॉप सब कुछ रखा हुआ है। रिया डोर खोलते हुए दिखा देती है। अब आप जल्दी से नहाकर बाहर आइए। जी। रिया बाहर चली जाती है। धानी कुछ ही देर में नहाकर साड़ी पहनकर बाहर आ जाती है। दुनिया का अगर कोई खूबसूरत रंग होता था तो वो इस वक्त मेहरून रंग दिख रहा था। सीधे पल्ले में बंधी हुई मेहरून रंग की साड़ी उसकी गोरी काया पर खिल गई थी। वाह भाभी, ये साड़ी आपके ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। लगता है आपके ऊपर ये रंग बहुत खिलेगा। आप इस कलर के कपड़े ज़्यादा पहना करो। जी। आइए मैं आपको तैयार करती हूँ। धानी रिया धानी का हाथ पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा देती है। रिया उसके हाथों में लाल चूड़ियाँ पहना देती है। उन चूड़ियों को देखकर उसकी आंखें फिर से छलक उठती है। कैसे इन्हीं चूड़ियों को उसके हाथों से तोड़ दिया गया था। क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आ रहा है क्या? आप रो क्यों रही हैं? दूसरा लेकर आऊं मैं? मेरे पास गोल्डन कलर की है, जो मैंने अभी तक पहनी नहीं है, वो आप पहनेंगी? नहीं नहीं, ये अच्छा है। धानी अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है। रिया फिर से उसे तैयार करने लग जाती है। नीचे नीरज के लंदन जाने की खबर सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। भाई, आपका दिमाग खराब हो गया है। आज आपकी शादी हुई है और आज आप भाभी को छोड़कर लंदन जा रहे हैं। मैंने कोई प्लानिंग करके शादी नहीं की थी जिसके लिए मैं अपना प्लान खराब करूं। और तुम्हें पता है ना मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जो मैं ये फालतू की शादी के चक्कर में पड़कर नहीं छोड़ सकता हूँ। भाई, शादी कोई फालतू नहीं होता है। ठीक है तो तू रहना सीरियस, रह ले खुश, मुझे अपना काम करने दे। मैं आपको भाभी को छोड़कर नहीं जाने दूंगा। क्या करेगा, मेरा रास्ता रोकेगा? तुम्हें लगता है तेरे रुकने कारण मैं रुक जाऊंगा? 2 साल से मैं इस प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहा था, और अब मेरे पास जब टाइम आया तो मैं इसे रिजेक्ट कर दूं? लंदन जाना था तभी उसे यहाँ लेकर आया हूँ, क्योंकि वो अकेली मुंबई में सरवाइव नहीं कर पाएगी।
तुम लोगों के साथ रहेगी तो कंफर्टेबल लगेगा उसे। लेकिन भाई जब आपको लंदन ही जाना है तो भाभी को लेकर जाइए ना। इसी बहाने आप लोगों का हनीमून भी हो जाएगा। नीरज घूरकर उसकी तरफ देखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वहाँ पर काम करने जा रहा हूँ, ना कि हनीमून मनाने के लिए। और दूसरी बात, जिसके पास एक स्मार्टफोन नहीं है उसके पास वीजा और पासपोर्ट होगा। लंदन जा रहा हूँ, लखनऊ नहीं जो उसे भी साथ ले जाऊं। यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, ध्यान रखना उसका। नीरज की बात शरद काट नहीं पाता है। मैं नहीं ध्यान रखने वाला हूँ, आपकी बीवी आप ध्यान रखिए। शरद मुंह बनाते हुए बोलता है। ये नहीं थोड़ी देर रुक जाओ, उनका वीजा पासपोर्ट बना दो, उन्हें भी साथ में लेकर जाओ। इतना फालतू मेरे पास टाइम नहीं है शरद। और वो कोई छोटी बच्ची नहीं जिसे मैं ध्यान रखने की जरूरत है। वो अपना ध्यान। बोलते हुए नीरज की नज़र सीढ़ियों पर चली जाती है। आधी बातें उसके गले के अंदर ही रह जाती हैं। नजरें पाँव से लेकर सर की तरफ जाती है। वो मैरून साड़ी में वो मैरून की साड़ी में लिपटी हुई धानी उसके नजरें थमने पर मजबूर कर देते हैं। भाई आप। बोलते हुए शरद नीरज की तरफ देखता है। लेकिन नीरज को सीढ़ियों की तरफ देखता हुआ वो भी देखता है। धानी को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बहुत खूबसूरत है ना। हाँ। नहीं नहीं तो। क्या भाई, आप ऐसे घूर रहे हैं और भाभी खूबसूरत भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। घूर लीजिए, आपकी ही बीवी है जिसे आप छोड़कर जा रहे हैं। बकवास बंद कर, अपनी रोटी पास कर। हाँ ये लो बेटा। भावना जी उसके सामने रोटी परोसती है। खाने के टेबल पर सरंत, गोविंद जी, भावना जी, मौसी जी, बुआ जी और नीरज सब बैठा हुआ था। अरविंद जी हॉल में अखबार लेकर बैठे हुए थे। आराधना जी अपने कमरे में थे, क्योंकि अगर अरविंद जी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते तो नीरज कभी नहीं खाता। कैसी लग रही है मेरी दोनों भाभियाँ। रिया ईशानी और धानी को लेकर आते हुए बोलती है। बहुत ही प्यारी, आओ बैठो बेटा। भावना जी दानी के गालों पर हाथ रखते हुए बोलती है। क्या बात है अतुल, किस बात को लेकर इतना परेशान हो। जो पूछना है तुम पूछ सकते हो। वो मम्मा, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नए भाग के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।